जब पश्चिम बंगाल में चुनाव की घोषणा हुई तो ऐसा लग रहा था कि ममता बनर्जी के लिए राह बहुत आसान है। और जिस तरह से उन्होंने लोकसभा में भी प्रदर्शन किया है तो विधानसभा में भी उनका रिपीट करना एकदम ही आसान लग रहा था और उनके लिए पूरा चुनाव केक वॉक जैसा लग रहा था। पर अगर आप परिस्थितियों को देखेंगे धीरे धीरे तो वो उनके खिलाफ होती जा रही हैं और ऐसा भी समय आ गया है कि अब उनको अपनी सीट पर भी बहुत लड़ाई है और पूरे पश्चिम बंगाल में भी टीएमसी के लिए जो लड़ाई है वो उतनी आसान नहीं रही। हालांकि अभी भी वो सबकी फेवरेट हैं, वही सबसे आगे चल भी रही हैं। पर जैसे पहले माना जा रहा था कि इस बार तो कोई मुकाबला ही नहीं है और वो बीजेपी को पूरी तरह से धराशायी कर देंगी और उनके सामने कोई नहीं आने वाला, ना लेफ्ट ना कांग्रेस ना कोई तीसरी पार्टी। पर अब जब चुनाव धीरे धीरे ऊपर जा रहा है तो आपको समझ में आएगा कि ममता बनर्जी की राह इतनी आसान भी नहीं है, क्योंकि उनके खिलाफ सिर्फ एक मोर्चा नहीं है जो कि बीजेपी की तरफ से है, उनके खिलाफ बाकी मोर्चे भी हैं। और उस वजह से ये जो लड़ाई है बड़ी दिलचस्प हो गई है और इस लड़ाई को आगे बढ़ाया है एआईएमआईएम ने और हुमायूं कबीर ने। उन्होंने पूनम बेगम को अपना कैंडिडेट भवानीपुर से बना दिया है। वो भवानीपुर सीट जहां लग रहा था कि ममता बनर्जी के सामने कोई खड़ा ही नहीं हो पाएगा, वहां पर अब उनके सामने दो बड़े कैंडिडेट हैं, बीजेपी से सुधेंदु अधिकारी और एआईएमआईएम और हुमायूं कबीर की पार्टी से पूनम बेगम। तो आप समझ सकते हैं कि जो पूरी लड़ाई है वो अब त्रिकोणीय हो जाएगी, क्योंकि भवानीपुर सीट पर भी मुसलमानों की संख्या ठीक ठाक है और अगर वहां बिखराव होता है वोट का तो उसका फायदा बीजेपी को हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ इतना आसान है ममता बनर्जी के लिए। पिछली बार भी जब नंदीग्राम में चुनाव हो रहे थे तो सबको लग रहा था कि मुख्यमंत्री हैं तो वो चुनाव जीत ही जाएंगी, पर वहां पर सुवेंदु अधिकारी ने उनको चुनाव हरा दिया। 213 सीटों के साथ पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ी पार्टी टीएमसी बनती है पर उनकी चीफ मिनिस्टर हार जाती हैं। और उसी तरह की कुछ तैयारी इस बार भवानीपुर से भी हो रही है और इस बार उनके खिलाफ सभी मोर्चे खुल गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए टफ सिचुएशन है और अब देखना है कि यहां से बंगाल की पारी कितनी बदलती है। और चुनाव की घोषणाओं से लेकर अब तक बहुत कुछ बदल चुका है और जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है, रैली और जो रोड शो का दौर है वो भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है और उसका परिणाम धीरे धीरे आएगा। पर अभी जो कंडीशन है वो धीरे धीरे टीएमसी के लिए थोड़ी टफ होती जा रही है। तो अब आगे क्या टीएमसी ही चुनाव जीतने वाली है या कुछ बदलाव होने वाला है इन सब चेंजेस के अनुसार? तो अगर आप इस वीडियो में बने रहते हैं तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि क्या टीएमसी के खिलाफ जा रहा है, क्या उनके फेवर में है, क्या बीजेपी कर रही है और क्या एआईएमआईएम और हुमायूं कबीर कर रहे हैं जिससे कि टीएमसी को परेशानी हो सकती है। तो जो सबसे बड़ा परिवर्तन आया है वो एआईएमआईएम के जो पश्चिम बंगाल में एंट्री है उससे आया है। 149 सीटों पर लड़ने का दावा कर रहा है उनका गठबंधन और उसमें एआईएमआईएम का जो एग्रेसिव रवैया रहा है वो कहीं ना कहीं बंगाल में दिखता हुआ समझ में आ रहा है। पहले ऐसा लग रहा था कि शायद हुमायूं कबीर अकेले ही चुनाव लड़ेंगे, पर ओवैसी बंगाल गए और वहां उन्होंने गठबंधन की घोषणा कर दी और ये कहा कि 149 सीटों पर चुनाव लड़ेगा ये गठबंधन। तो आप समझ सकते हैं कि ये चुनाव किस तरफ जा रहा है। पहले लग रहा था कि लड़ाई सिर्फ बाइपोलर है और उसमें बीजेपी को नुकसान ज्यादा है, क्योंकि जो 28% का मुसलमानों का वोट है वो एक मुश्त टीएमसी के पास जाएगा और उसमें कोई बिखराव नहीं होगा। पर जब हुमायूं कबीर और एआईएमआईएम का गठबंधन हो गया तो अब चीजें बदल रही हैं। कई सीटों पर आप जानते हैं कि जो अंतर है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, 5,000 से 15,000 तक का वोट का डिफरेंस है और वहां अगर एआईएमआईएम जैसी पार्टी खड़ी होती है, हुमायूं कबीर अपना कैंडिडेट देते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बदलाव आ सकता है। तो 149 सीटें वो वही सीटें होंगी जहां पर मुस्लिम कंसंट्रेशन ज़्यादा है और वहां एआईएमआईएम बड़ी मजबूती से हुमायूं कबीर के साथ चुनाव लड़ रही है। और ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ रही है, जहां बीजेपी का भी कैंडिडेट है वहां पर भी गठबंधन की पूरी तैयारी है कि वो मजबूती से चुनाव लड़ें। और इसीलिए उनके ऊपर आरोप भी लग रहा है कि वो बीजेपी की बी टीम है, क्योंकि इससे फायदा बीजेपी को होगा ऐसा माना जा रहा है। पर इसके लिए एआईएमआईएम का स्टेटमेंट आ चुका है और वो साफ कह चुके हैं कि हमने बीजेपी को 77 सीट्स नहीं जिताई पिछली बार। उनको एक्सेस किसने दिया? बीजेपी कैसे बंगाल में बढ़ गई, जबकि एआईएमआईएम ने तो पिछली बार चुनाव भी नहीं लड़ा था। तो आप समझ सकते हैं कि पूरे एग्रेसिव तरीके से ये गठबंधन हुआ है और इसमें साफ साफ कोशिश यही है कि मुस्लिम वोटों का कंसोलिडेशन जो एक तरफ हो रहा है उसको कहीं ना कहीं तोड़ा जाए। तो बी टीम का आरोप लगाना नहीं लगाना ये तो अलग बात है, पर जो अभी इलेक्शन की सिचुएशन है उसमें तो यही समझ में आता है कि इसका फायदा बीजेपी को होगा। बीजेपी भी साफ साफ मना कर रही है कि उनका एआईएमआईएम से कोई लेना देना नहीं है, न इस गठबंधन से कोई लेना देना है। पर जिस तरह से आप अगर बिहार के चुनाव को फॉलो कर रहे होंगे, सीमांचल का इलाका जहां पर कांग्रेस बड़ी कॉन्फिडेंट थी और आरजेडी भी बड़ी कॉन्फिडेंट थी कि वहां पर मुस्लिम वोटों का बिखराव नहीं होगा, पर वहां बिखराव हुआ और एआईएमआईएम ने बड़ा डेंट पहुंचाया महागठबंधन को। तो उसी तरह की कुछ बात बंगाल में करने की कोशिश है और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप अगर एआईएमआईएम की पॉलिटिक्स देखें तो वो
उन सारे इलाकों में सक्सेसफुल हो रहे हैं जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है। अगर आप पॉपुलैरिटी की बात करें तो वैसे ही इतने पॉपुलर हैं मुसलमानों में और ख़ासकर युवाओं में कि उनकी बात सुनी जाती है। तो यहाँ आने से उनका फ़ायदा ज़रूर होगा और इसीलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि बंगाल में भी एक्सेस बढ़ाई जाए। उन्होंने पहले महाराष्ट्र में करके दिखाया, बिहार में करके दिखाया, यूपी के लिए भी वो तैयार हैं और तेलंगाना में तो वो हैं ही। तो ऐसा नहीं है कि वो अपनी अपनी पहुंच नहीं बढ़ा रहे हैं और उनका एकमात्र तरीका है कि अब पीछे खड़े होने की पॉलिटिक्स मुसलमानों को नहीं करनी है। वो एक वाक्य यूज करते हैं कि अब दरी बिछाने का समय मुसलमानों का चला गया, अब उनको खुद की लड़ाई लड़नी है और खुद को खड़ा करना है। और उसके लिए ही वो हर राज्य में चुनाव लड़ रहे हैं, जहां उनका गठबंधन होता है वहां वो खड़े होते हैं। और इसी तरह से बंगाल में 149 सीटों पर वो अपने उम्मीदवार गठबंधन में उतार रहे हैं। अब इसका इम्पैक्ट क्लियरली ऐसा माना जा सकता है कि तृणमूल कांग्रेस को होगा, क्योंकि 28% मुसलमानों का वोट पिछली बार उनको लगभग पूरा मिला था। तो अगर यहाँ बिखराव होता है तो कई सीटों पर ये इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। और इम्पैक्ट ऐसा है कि 10 से 15 सीटें तो क्लियरली दिख रही हैं कि जहां नुकसान हो सकता है टीएमसी को, और अगर ये नंबर बढ़ते हैं तो बड़ा चेंज आ सकता है, क्योंकि कुछ ऐसे इलाके हैं जहां बीजेपी मजबूत है ऑलरेडी और कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर उनके पास वोट का डिफरेंस उतना ज़्यादा नहीं है। अगर आप दोनों लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव को मिला लेंगे 21 को और 24 को, तो 21 में जो वोट डिफरेंस था बीजेपी और टीएमसी में वो 10% था और 24 के लोकसभा चुनाव में जो डिफरेंस है वो 7% रह गया है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा डिफरेंस है जिसको कि भरा नहीं जा सकता है। और उसमें एआईएमआईएम की एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है और हुमायूं कबीर बहुत टाइम से माहौल बना रहे हैं बंगाल में। तो अगर ये सब चीज़ें मिलती हैं तो कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस के लिए दिक्कत हो जाएगी और ये चिंता का विषय होना चाहिए। और इस बार तृणमूल कांग्रेस के लिए जो राह सुप्रीम कोर्ट से लेकर चुनाव आयोग ने सबने मुश्किल कर रखी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी करीब 500 जुडिशियल ऑफिसर्स अपॉइंट कर दिए हैं, जिसमें कि जो होल्ड पर रखे गए वोटर्स हैं उनका नाम क्लियर करना है। और उन्होंने साफ साफ क्लियरली कह दिया है कि 6 अप्रैल तक ये हो जाना चाहिए। उसके पहले पहले आपको कोलकाता हाईकोर्ट के अंदर जो एक मॉनिटरिंग टीम है वो इसको मॉनिटर कर रही है और उसके लिए उड़ीसा और झारखंड से भी जुडिशियल ऑफिसर्स को ऐड किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट का भी रवैया एकदम साफ है, आप किसी को रोक नहीं सकते हैं चुनाव के लिए। आप अपनी पूरी तैयारी करिए, आपको जितना डिप्लॉयमेंट करना है करिए, आपको जितनी मदद चाहिए वो आप करिए, पर आप किसी को रोक नहीं सकते हैं। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को हिदायत दी है कि आपको इन सबको लगाकर अपने वोटर लिस्ट को क्लियर करना है, क्योंकि 60 लाख से ऊपर ऑलरेडी नाम कट चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उसका भी बहुत बड़ा इंपैक्ट इन चुनाव में होने वाला है। और अगर और नंबर्स ऐड होते हैं तो करीब करीब 10% का जो डिफरेंस है उससे ऊपर नंबर निकल जाएगा, क्योंकि उन लोगों का नाम होगा जो कि इस बार चुनाव में वोट नहीं डाल पाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि इसके लिए ही पूरी तैयारी हो रही है। अगर ये नाम ऐसे ही कट जाते हैं और उसमें ऐसा माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में मुसलमानों के नाम कटे हैं, तो ये भी बहुत बड़ा कारण हो सकता है टीएमसी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ाने के लिए। क्योंकि अगर तृणमूल कांग्रेस कह रही है कि चुनाव आयोग उनके खिलाफ जा रहा है और वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट की जो मॉनिटरिंग टीम है वो भी कहीं ना कहीं इसमें एक फ्यूल का काम करेगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें इसको फास्ट ट्रैक करने के लिए किया जा रहा है। तो पिछली बार जो वोटर लिस्ट थी उसमें 7.5 करोड़ लोग थे और आज अगर आप देखते हैं तो वो 10% ऑलरेडी कट चुका है। तो कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट ज़रूर डालेगा और इसमें जो ये सारी चीज़ें हैं उसका भी बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है। और इस बार बड़े नंबर्स में अर्धसैनिक बलों की जो नियुक्तियां हैं वो की जा रही हैं और बड़ी टुकड़ियां इस बार बंगाल में रहने वाली हैं, क्योंकि इस बार सिर्फ इलेक्शन तक ही सीमित नहीं है। इस बार जो इलेक्शन का तरीका है वो फुल्ली वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू हो रहा है। सारे बूथ वीडियो रिकॉर्ड होंगे और शायद ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि 100% वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ इस बार चुनाव होंगे और उसमें इतने बड़े नंबर पर डिप्लॉयमेंट हो रहे हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है, जो कि टीएमसी के समय में जो लोग अधिकारी थे उनको हटाया जा रहा है और नए लोगों को लाया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें इतनी राह आसान नहीं कर रही हैं टीएमसी के लिए। अब ये देखना है कि जो उनका वोटर बेस है, जो उनका काडर है, वो अभी भी मजबूती से खड़ा हुआ है या उसको कहीं ना कहीं डर लगना स्टार्ट हुआ है। क्योंकि अगर आप देखेंगे एक बड़े नंबर पर डिप्लॉयमेंट होगा, सिर्फ चुनाव के लिए नहीं है कि चुनाव में ही डिप्लॉयमेंट रहेगा। चुनाव के बाद जब चुनाव हो जाएंगे, जब तक वोटिंग नहीं हो जाती है तब तक यहाँ पर लोग रहेंगे और यहाँ पर जो अर्धसैनिक बल के जवान हैं वो रहेंगे। उनकी बड़ी टुकड़ियाँ 700 टुकड़ियाँ चुनाव के बाद भी रहेंगी। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी तैयारी है चुनाव आयोग की। और पिछली बार जब पोस्ट वायलेंस हुआ था उसको लेकर बीजेपी एक बड़े आरोप लगाती है कि 33 उनके कार्यकर्ताओं की मौत हो गई, 200 कार्यकर्ताओं के घर जला दिए गए। तो ये सारे आरोप को इस बार कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश है। कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है कि इस बार वायलेंस के साथ तो इलेक्शन नहीं हो सकता है और इसीलिए इतनी बड़ी तैयारी के साथ डिप्लॉयमेंट चुनाव आयोग ने कर रखा है। और ये तो हो गए चुनाव का फ्रंट। दूसरी तरफ बीजेपी भी है। बीजेपी पूरी तरह से लगी हुई है कि कैसे अपने आप को मैक्सिमाइज किया जाए।
लगातार गृह मंत्री अमित शाह बंगाल में हैं और वो नए नए घोषणाएं कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि इस बार हम सरकार बदलने जा रहे हैं। उन्होंने 15 पॉइंट्स का एक चार्जशीट निकाला है तृणमूल सरकार के खिलाफ। उसमें महिलाओं पर हुए अत्याचार से लेकर जो कुशासन की बात है वो सारी चीज़ें उस चार्जशीट में उठाई हैं बीजेपी ने, और ये कहा है कि जिस तरह से एक पूरा सिस्टम बना रखा है तृणमूल कांग्रेस ने कि कैसे कमीशन बटे हुए हैं, कोई काम होता है तो वो उसमें हर लेवल पे डिवीजन है, और इससे एक बड़ा एक सिंडिकेट जैसा चल रहा है, ये बीजेपी आरोप लगा रही है। जबकि वेस्ट बंगाल सरकार की तरफ से, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से इसको बार बार डिनाई किया जाता है। पर आप देख सकते हैं कि जो लड़ाई है वो बहुत मुश्किल हो जा रही है। हर ऐसा मुद्दा जो उसको तृणमूल कांग्रेस घिर सकती है वो बीजेपी उठा रही है, और उसके टॉप सोर्सेस से उठाया जा रहा है। मतलब गृह मंत्री अमित शाह खुद वहां जाते हैं और वो बार बार बोलते हैं कि तृणमूल कांग्रेस ने घुसपैठियों के रास्ता खोला है और हम इसको हर लेवल पर ब्लॉक करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि इस बार तैयारी सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं है, इस बार संगठन के लेवल पर भी बीजेपी तैयार कर रही है अपने आप को। और इस बार जो विरोध भी हो रहा है वो इन पर्सन नहीं हो रहा है, वो ममता बनर्जी को टारगेट इस लेवल पर नहीं कर रहे हैं कि उससे बंगाली अस्मिता का सवाल खड़ा हो जाए। वो टारगेट इस लेवल पे कर रहे हैं, उनके गवर्नेंस के मॉडल को, उनके इश्यूज को उठा रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि कैसे सिंडिकेट के तौर पर सरकार चल रही है। पर अगर आप तृणमूल कांग्रेस की मजबूती देखेंगे तो वो वेलफेयर पर पूरी तरह से टिके हुए हैं। लक्ष्मी भंडार योजना उनके लिए ऑलरेडी काम कर रही है, महिलाओं का उनको ऑलरेडी साथ मिला हुआ है, और युवाओं के लिए जो अभी उन्होंने घोषणा पत्र में जारी किया है कि युवाओं के लिए वो नई स्कीम लाने जा रहे हैं जिसमें 1500 रुपए युवाओं को भी देने जा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक वेलफेयर का एड ऑन ही हो रहा है। तो ये सारे जो चीजें तृणमूल कांग्रेस कर रही है उससे उनको चुनाव में फायदा हो सकता है। पर जो डिलीवरी का सवाल है उस पर भी कहीं ना कहीं लोग के मन में एक भ्रम डालने की कोशिश है बीजेपी की तरफ से कि जो डिलीवरी हो रही है वो सिर्फ काडर तक सीमित है, और उसका अंतिम पंक्ति पे जो लोग खड़े हैं उनको तक उसका लाभ नहीं पहुंच रहा है। और बीजेपी का यह भी आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस वेलफेयर की स्कीम दिखाकर 1500 रुपए, 3000 रुपए आपको देती भी होगी, पर उससे आपको फायदा नहीं हो रहा होगा, क्योंकि बेरोजगारी का जो नंबर है वो इस समय वेस्ट बंगाल में बहुत हाई है, और उसके लिए ही बीजेपी चाहती है कि बीजेपी सत्ता में आए और इसको बेरोजगारी को दूर करे। ये जो लड़ाई है वो इतनी आसान नहीं रह गई है, और उसमें जो एक बाइपोलर इलेक्शन हो रहा था वो कहीं ना कहीं एआईएमआईएम और हुमायूं कबीर के गठबंधन के आने से थोड़ा डिफरेंट हुआ है, और ये चुनाव को प्रभावित जरूर कर सकते हैं। तो इम्पैक्ट कितना आएगा ये तो समय बताएंगे। अब इसमें कांग्रेस और लेफ्ट भी अगर एड ऑन होते हैं और वो कहीं ना कहीं तृणमूल के बेस वोट में अगर डेंट डालते हैं तो रिजल्ट बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। और बीजेपी की उम्मीद यही हो सकती है कि मुसलमान वोट का बिखराव हो और कांग्रेस और लेफ्ट जो टीएमसी का जो कोर वोट है वो लेके जाए, और अर्बन वोटर में बीजेपी के लिए एक नई उम्मीद जगे कि वो सरकार अच्छी दे सकते हैं। क्योंकि अभी तृणमूल कांग्रेस का कोर देखेंगे तो एक लाभार्थी वर्ग है, और उनका जो अर्बन वोटर्स के लेकर भी जो झुकाव है वो भी तृणमूल की तरफ है, और वो कहीं ना कहीं बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करता है। पर जो हाल फिलहाल में जो मुद्दे उठाए हैं बीजेपी ने, चाहे आरजी कार मेडिकल कॉलेज का मुद्दा हो या जो संदेश खाली का मुद्दा हो, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बीजेपी एक उम्मीद की तरह देख रही है कि इनका विधानसभा चुनाव में बड़ा इंपैक्ट होगा। तो आप जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको क्या लगता है कि तृणमूल कांग्रेस दोबारा सत्ता में आ रही है कि नहीं आ रही है, या बीजेपी ने कितनी भरपाई करी है पिछले चुनाव से लेकर अब तक, और एआईएमआईएम और हुमायूं कबीर के जो गठबंधन है उससे कितना इंपैक्ट बंगाल के चुनाव में होने जा रहा है। आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।